नमस्कार साथियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो बीएससी फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें हम सेमेस्टर 6 जूलॉजी का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में हमने पेपर नंबर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हों, अगर आपका एग्ज़ाम OMR पाठ्यक्रम पर होना है, यानी कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं, तो ये क्लास आप सबके लिए है, खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आप राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हों, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से हों, बरेली विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हों, कानपुर विश्वविद्यालय से हों, तो यह वीडियो आप सबके लिए खासकर महत्वपूर्ण होगा। ओके, आगरा विश्वविद्यालय में भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं और ये क्लास वहाँ के लिए भी लाभदायक है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम पेपर नंबर फर्स्ट के 100 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग प्रयास ये कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने का भी प्रयास आप करते रहिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, द earliest जियोलॉजिकल टाइम पीरियड अमंग द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से सबसे प्रारंभिक भूवैज्ञानिक समय अवधि इनमें से पूछा गया है। पहले ऑप्शन आपके दिए गए कैम्ब्रियन, पार्कियन, जुरासिक या चारों भागों का। तो आपको बता दें, इनमें से जो प्रारंभिक भूवैज्ञानिक समय अवधि है वो है कैम्ब्रियन। ओके, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कैम्ब्रियन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, द एक्सपेरिमेंट दैट simulated condition throw to be present on the earlier earth। ठीक है, यानी कि वह प्रयोग जिसने प्रारंभिक पृथ्वी पर मौजूद परिस्थितियों का अनुकरण किया हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किसने किया था, कि इसका मिलर उरे वह प्रयोग है जिसने पृथ्वी पर मौजूद परिस्थितियों का अनुकरण सर्वप्रथम किया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिलर उरे एक्सपेरिमेंट। ओके, चलिए इतनी चीज क्लियर हो गई, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस ऑर्गन, समजात। होमोजीनियस ऑर्गन को क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं हिंदी में। तो समजात अंग का एक उदाहरण है, पहला ऑप्शन दिया गया है द आर्म ऑफ ह्यूमन बींग ऑफ बर्ड, ऑप्शन बी कह रहा है विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट बींग ऑफ बर्ड, सी ऑप्शन कह रहा है लेग ऑफ द डॉग, लेग ऑफ द स्पाइडर, या नन ऑफ एबव। तो आपको बता दें इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनुष्य की भुजा पक्षी का पंख। इनमें से जो होमोजीनियस ऑर्गन है वो क्या कहलाता है? मनुष्य की भुजा पक्षी का पंख जो है ये क्या कहलाता है? ये समजात अंग कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, विच कंडीशन कैन बी एक्सप्लेनेड बाय द लैमार्किज्म। लैमार्कवाद द्वारा किस परिस्थिति की व्याख्या की जा सकती है? ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, जो लैमार्कवाद है, द विच कंडीशन पूछा क्वेश्चन गया है कि विच कंडीशन कैन बी एक्सप्लेनेड बाय द लैमार्किज्म। लैमार्कवाद द्वारा किस परिस्थिति का व्याख्या किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि हाउ जिराफ गॉट दियर द लॉन्ग नेक, ऑप्शन बी है हाउ ह्यूमन लॉस्ट दियर टेल, सी ऑप्शन है हाउ ह्यूमन बिकम्स ए बाइपेडल, ऑल ऑफ एबव। तो इसमें से सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि लैमार्क द्वारा किसी परिस्थिति की व्याख्या की जा सकती है। जिराफों को उनकी गर्दन कैसे मिली, ये लैमार्कवाद का एक प्रकार का सिद्धांत है। इंसानों ने अपनी पूंछ कैसे खोजी, अपनी पूंछ को कैसे गंवाया, तो ये भी एक लैमार्कवाद का सिद्धांत है। ठीक है, और ऑप्शन सी है इंसान दो पैरों पर चलने वाला कैसे बन गया। जैसे कि आप सबको पता है कि होमोसेपियन जो मानव था वो स्टार्टिंग में क्या था कि वो चार पैरों पर चलते थे, धीरे धीरे क्या हुआ कि मनुष्य जो है अपने दो पैरों पर चलने लगा। तो ये अगर मनुष्य दो पैरों पर चलने लगा तो ये किसका सिद्धांत था? तो ये लैमार्कवाद द्वारा किसी भी परिस्थिति की व्याख्या की जाती है। तो इन सभी परिस्थितियों की व्याख्या जो है लैमार्कवाद द्वारा की जा सकती है, इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि साइंटिस्ट रिगार्डेड एज द न्यू लैमार्किस्ट आर, वैज्ञानिकों को नौ लैमार्कवादी माना जाता है। यानी इनमें से कौन से
वैज्ञानिक हैं जिनको नौ लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कमेर और मैकडगल। ठीक है, इनको किसके नाम से जाना जाता है? इनको, ये वह वैज्ञानिक हैं जिनको नौ लैमार्कवादी माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि जर्म प्लाज्म थ्योरी अगेंस्ट द लैमार्क्स प्रिंसिपल वाज पुट फॉरवर्ड बाई। लैमार्क के सिद्धांत के विरुद्ध, क्वेश्चन कह रहा है कि लैमार्क के सिद्धांत के विरुद्ध जर्म प्लाज्म सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? आपको ध्यान देना है वीजमैन के द्वारा। ये वीजमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लैमार्क के सिद्धांत के विरुद्ध जो जर्म प्लाज्म सिद्धांत था वो प्रतिपादित किया गया था वीजमैन के द्वारा। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लाइफ ऑर्गेनेटेड इन द एरा ऑफ। जीवन की उत्पत्ति किस युग में हुई है? तो आपको ध्यान रखना है जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। कब हुई थी? प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। इतनी चीज क्लियर हो रही है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। एक बार वीडियो को लाइक शेयर करके बता दीजिए भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है वन ऑफ द पॉसिबल अर्ली सोर्स ऑफ एनर्जी वाज वेयर। ऊर्जा के संभावित प्रारंभिक स्रोतों में से एक था। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया क्लोरोफिल, हरे पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड या यूवी किरणें और बिजली। तो आपको इसमें से ध्यान क्या रखना है, इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो यूवी रेस एंड लाइटिंग जो है वो एक पहले जो है वो ऊर्जा का एक प्रकार का प्रमुख स्रोत था। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंपाउंड हैड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रीबायोटिक एवोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन से कंपाउंड के पास में, इनमें से कौन से कंपाउंड के पास इंपॉर्टेंट रोल है प्रीबायोटिक एवोल्यूशन का? तो आप ध्यान रखें कि किसके पास? CH4 के पास है। ओके, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मेड इन स्टैनली मिलर क्लासिक एक्सपेरिमेंट। स्टैनली मिलर के क्लासिक प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? तो ये क्या बनता है इसमें? इनमें आपको ध्यान रखना है स्टैनली मिलर के क्लासिक प्रयोग में अमीनो एसिड बनता है। क्या बनता है? अमीनो एसिड बनता है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड वाज नॉट फाउंड बी सिंथेसाइज्ड इन मिलर एक्सपेरिमेंट। मिलर के प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड संश्लेषित नहीं पाया जाता है? अब यहाँ पर अमीनो एसिड के नाम दिए गए हैं। पहला दिया गया है यहाँ पर एलानिन, ऑप्शन बी दिया गया ग्लाइसिन, स्पार्टिक एसिड या फिर ग्लूटामिक। ये सभी क्या है? एक प्रकार के अमीनो एसिड हैं। अब इनमें से पूछा क्या गया है कि कौन सा अमीनो एसिड संश्लेषित नहीं पाया जाता है मिलर के प्रयोग में। तो इनमें आपको ध्यान रखना है कौन सा नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर ग्लूटामिक जो है, ग्लूटामिक एसिड नहीं पाया जाता है, संश्लेषित नहीं किया जाता है मिलर के प्रयोग में। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल एवोल्यूशन वाज प्रॉपरली एक्सप्लेनेड बाई। रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप जीवन की उत्पत्ति की उचित व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी किसके द्वारा? जल्दी से सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो यह की गई थी ओपरिन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? ओपरिन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चले आगे बढ़ें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मीसोजोइक इरा इज द एज ऑफ। मीसोजोइक युग का युग क्या है? मीसोजोइक युग का युग पूछा गया है कि कौन से युग का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दिया गया है बर्ड्स, फिश या फिर रेप्टाइल्स या मैमल्स। तो मेसोजोइक युग का जो इनमें से पक्षी पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मेसोजोइक का है, तो आपको इनमें से ध्यान रखना है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका रेप्टाइल्स। सारी सिर्फ जो है वो मेसोजोइक युग का है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रेप्टाइल्स। ओके, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डायनासोर वाज मैक्सिमम डेवलप। इनमें से
किस पीरियड में डायनासोर सबसे अधिक विकसित हुए थे, मैक्सिमम डेवलप हुए थे? मेसोजोइक, या फिर ऑप्शन नंबर बी आपका दिया गया है जिसमें दिया गया है कि सीनोजोइक, पैलोजोइक या फिर पोर्टोजोइक। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका मीसोजोइक। इनमें से मेसोजोइक काल में सबसे ज़्यादा डायनासोर मैक्सिमम डेवलप हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखेंगे, मेसोजोइक इरा में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डली वेनबर्ग इक्विलिब्रियम ऑपरेट इन द एब्सेंस ऑफ। हार्डी वेनबर्ग संतुलन किसके अभाव में संचालित होता है? तो आपको इनमें से ध्यान देना है, ध्यान रखना है कि हार्डी वेनबर्ग संतुलन जो है वो जीन प्रवाह, उत्परिवर्तन या प्राकृतिक चयन, इन सभी के अभाव में संचालित होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हार्डली वेनबर्ग इक्विलिब्रियम ऑपरेट इन द एब्सेंस ऑफ जीन फ्लो, म्यूटेशन, नेचुरल सेलेक्शन। ओके, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें द रैंडम चेंज इन एलील नंबर एंड द टेंडेंसी इन ए जीन पूल ड्यू टू द चेंज इज कॉल्ड। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जीन पूल में संयोग के कारण एलील संख्या और आवृत्ति में होने वाले यादृच्छिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? इस परिवर्तन को हम कहते हैं जेनेटिक ड्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्राफ्ट, यानी हिंदी में अनुवांशिक बहाव इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। द रैंडम चेंज इन एलील नंबर एंड फ्रीक्वेंसी इन ए जीन पूल ड्यू टू द चेंज इज कॉल्ड जेनेटिक ड्राफ्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जेनेटिक ड्राफ्ट अकर्स इन, अनुवांशिक बहाव होता है, अनुवांशिक जो बहाव होता है वो किस तरफ होता है? जनसंख्या का बड़ा आकार, उसको अनुवांशिक बहाव कहते हैं, यानी कि लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन, स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, बोथ ए एंड बी, या फिर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो इनमें से आपको ध्यान देना है कौन सा? स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। क्या ध्यान देना है? जनसंख्या का छोटा आकार, इसको आनुवांशिक बहाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिक बहाव। अनुवांशिक बहाव होता है किसकी तरफ? जनसंख्या के छोटे आकार की तरफ होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जेनेटिक ड्राफ्ट इज केस्ड बाय। अनुवांशिक बहाव किसके कारण होता था? अनुवांशिक बहाव किसके कारण होता है? पहला यहाँ पर दिया गया सैंपलिंग एरर, जिसे कहा जाता है नमूनाकरण त्रुटि, या ऑप्शन बी दिया गया जेनेटिक बोटलनेक इफेक्ट, ऑप्शन सी है सोवेल ब्राइट इफेक्ट, या ऑल ऑफ एबव। तो इनमें से आपको ध्यान रखना है उपरोक्त सभी, ये सभी, इन सभी के कारण आंशिक बहाव होता है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप सभी को, तो कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा, आंसर आप देने का प्रयास कीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू और मोर स्पेसीज ऑक्यूपाइंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। एक ही समय में एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले दो या दो से अधिक प्रजातियों की आबादी के समूह को क्या कहा जाता है? पहला दिया गया इकोसिस्टम, या फिर ऑप्शन नंबर बी दिया गया सह भोजवाद, ऑप्शन सी दिया गया इंटरेक्शन, और डी दिया गया कम्युनिटी, जिसे समुदाय के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझने का प्रयास आप कीजिएगा कि ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू और मोर स्पेसीज ऑक्यूपाइंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया एट द सेम टाइम इज कॉल्ड कम्युनिटी, यानी कि एक ही समय में एक ही भौगोलिक क्षेत्र, समय एक हो, टाइम पीरियड भी आपका क्या है? एक ही है, और भौगोलिक क्षेत्र जो है वह भी एक ही है, और इन दोनों के पीरियड में, यानी भौगोलिक क्षेत्र और एक ही समय में दो से अधिक प्रजाति रह रहे हैं। यानी कि यहाँ पर प्रजाति की बात हो रही है, जैसे कि बर्ड्स हैं, एक ही समय की बात है, एक ही भौगोलिक क्षेत्र है, यानी वातावरण भी एक ही है। अगर वहाँ पर दो से अधिक प्रकार की प्रजातियाँ के आबादी जो है वो रह रही है, तो उसके समूह को क्या कहा जाएगा? उसके समूह को हम कम्युनिटी यानी समुदाय कहेंगे। क्या कहेंगे? समुदाय। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटिक फैक्टर इंक्लूड, जैविक कारक में सम्मिलित है, जैविक कारकों में शामिल है। पहला ऑप्शन है प्लांट एंड एनिमल,
क्या जैविक कारकों में प्लांट और एनिमल शामिल हैं? तो बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए ही। ठीक है, जैविक कारकों में क्या सम्मिलित है? पौधे और जानवर, यानी प्लांट एंड एनिमल आर बायोटिक फैक्टर्स। ओके, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और अनदर ऑर्गेनिज्म एंड derives nutrients for itself at the expense of the host organism is called। कह रहा है कि एक जीव जो किसी अन्य जीव में या उसके ऊपर रहता हो और मेजबान जीव की कीमत पर अपने लिए पोषक तत्व प्राप्त करता हो, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आप ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा पैरासाइट कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, जो कि है कि व्हाइस आर फॉर्मेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ, यानी जीवाश्मों का निर्माण निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो जीवाश्म का यहाँ पर पूछा गया कि जो जीवाश्म होते हैं, ठीक है, उनका निर्माण कैसे होता है? तो आपको ध्यान रखना है मिनरलाइजेशन के कारण होता है, यानी खनिजीकरण। जब खनिजीकरण होता है तब जीवाश्म का निर्माण होता है। ठीक है, तो किस प्रक्रिया द्वारा? खनिजीकरण प्रक्रिया के द्वारा होता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, खनिजीकरण। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप्स ऑफ फॉसिल, जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म का एक प्रकार नहीं है? तो इनमें से आपको ध्यान रखना है अंबर। अंबर जो है, माफ कीजिएगा, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? इनमें से जीवाश्म का प्रकार नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, इनमें से ध्यान रखना है जो ग्रेनाइट दिया गया है वो जीवाश्म का एक प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें है कि व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस बाय व्हिच सॉफ्ट टिश्यू ऑफ ए ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आर प्रिजर्व्ड बाय द फॉसिल्स, जिसमें दिया गया कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा किसी जीव के कोष में ऊतक को जीवाश्म के रूप में संरक्षित किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया, खनिजीकरण कहते हैं, या फिर पेट्रिफिकेशन कहते हैं, कार्बोनाइजेशन कहते हैं, या कि मम्मीकरण कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, इसको हम कहते हैं दोस्तों, क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं मम्मीकरण। क्या कहते हैं? मम्मीकरण कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डायनासोर के जीवाश्म आमतौर पर पाए जाते हैं। डायनासोर के जीवाश्म आमतौर पर कहाँ पर पाए जाते हैं? आर्किन चट्टान पर, या तलछटी चट्टान पर, या रूपांतरित चट्टान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डायनासोर के जो जीवाश्म हैं वो आमतौर पर जो पाए गए हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं? तो वो पाए गए हैं तलछटी चट्टानों पर। कहाँ पर पाए गए हैं? तलछटी चट्टानों पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या कहते हैं? यानी कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म का अध्ययन जो किया जाता है वो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसको पैलिनोबॉटनी कहते हैं। ठीक है, पैलिनोलॉजी कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका अगला प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए बोन्स स्केलेटन एलिमेंट एंड माइक्रोबोन मार्फोलॉजी आर कॉल्ड। हड्डियों की संरचना, कंकाल के तत्व तथा सूक्ष्म अस्थि की आकृतियां विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं भैया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसको कहते हैं अस्थि विज्ञान। इसको क्या कहा जाता है? अस्थि विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हड्डियों की संरचना, कंकाल के तत्व तथा सूक्ष्म अस्थि की आकृतियां विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं अस्थि विज्ञान। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्स आर बिलोंग टू जीनस। क्वेश्चन दिया गया है कि घोड़े वंश के हैं। घोड़े इनमें से पूछा गया है, यहाँ पर वंश के नाम दिया गया है और क्वेश्चन पूछा गया है कि घोड़ा जो है वो किस वंश का है? तो आपको ध्यान रखना है, घोड़ा जो है वो इकस वंश का है। किसका? इकस वंश का है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ मनी स्पेसीज प्रेजेंट इन जीनस
इकस, ठीक है। जीनस इकस में कितनी प्रजातियां मौजूद हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना है 7 प्रकार की प्रजातियां जीनस इकस में जो प्रजातियां मौजूद हैं वो 7 प्रकार की हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा 7। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है आस एंड जेब्रा आर बिलोंग टू द सिंगल जीनस, ठीक है। गधे और जेब्रा एक ही वंश के हैं। गधा और जेब्रा क्या वो एक ही वंश के हैं? तो उस वंश का क्या नाम है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान देना है इनमें कि जो गधा और जेब्रा है वो एक ही वंश का है और उस वंश का नाम है इकस। किस वंश से है? तो इकस वंश से हैं। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, इतनी चीज़ क्लियर हो रही है? सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इस वीडियो को लेकर के आता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रयास करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके, ठीक है। तो आपका फ़र्ज़ है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, चलिए फिलहाल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मनी स्पेसीज ऑफ जेब्रा प्रेजेंट इन अफ्रीका? अफ्रीका में जेब्रा की कितनी प्रकार की प्रजातियां मौजूद हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि जो अफ्रीका में जेब्रा की प्रजातियां हैं वो 3 प्रकार की प्रजातियां मौजूद हैं। ऑप्शन ए में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा हाउ मनी स्पेसीज ऑफ जेब्रा प्रेजेंट इन अफ्रीका। तो आप बताएंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट इन अफ्रीका। ओके, ऑप्शन ए में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हॉर्स appeared subsequently in Asia, Africa and एशिया। ओके, घोड़े के बाद में एशिया अफ्रीका में दिखाई दिए गए। घोड़े के बाद में घोड़ा जो है बाद में, सबसे पहले तो घोड़ा कहाँ दिखाई दिया? एशिया अफ्रीका में। और इसके बाद में वो कहाँ पर दिखाई दिया? ऑप्शन ए दिया गया यूरोप, जापान, इंडोनेशिया या फिर सवाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या आंसर क्वेश्चन ध्यान रखना है, आपका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप। घोड़े बाद में एशिया अफ्रीका और यूरोप में दिखाई दिए। ऑप्शन नंबर ए में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्सेस मिग्रेटेड फ्रॉम? घोड़े का प्रवास हुआ है। घोड़े का प्रवास हुआ है, तो घोड़े का प्रवास उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नॉर्थ अमेरिका में हुआ है, यानी उत्तरी अमेरिका में हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मनी जेनेरा ऑफ हॉर्स आर नोन फ्रॉम इयोसीन ऑफ नॉर्थ अमेरिका? उत्तरी अमेरिका के इयोसीन काल से घोड़े की कितनी प्रजातियां ज्ञात हैं? तो घोड़े की जो कुल प्रजातियां ज्ञात हैं वो 3 प्रकार की प्रजातियां ज्ञात हैं। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 3 प्रकार की प्रजातियां। उत्तरी अमेरिका के इयोसीन काल में घोड़े की जो प्रजातियां पाई गई हैं वो 3 प्रकार की प्रजातियां पाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी जेनरा ऑफ हॉर्स आर नोन फ्रॉम ओलिगोसीन? ओलिगोसीन से घोड़े की कितनी प्रजातियां प्राप्त हुई हैं? तो ओलिगोसीन से घोड़े की जो प्रजातियां प्राप्त हुई हैं दोस्तों वो 2 प्रकार की प्रजातियां प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ हॉर्स? जो घोड़े के विकास का प्रथम चरण है उसको क्या कहा जाता है? तो घोड़े के प्रथम चरण को कहते हैं ईओ हिपस कहते हैं। क्या कहा जाता है? ईओ हिपस कहा जाता है। घोड़े का जो फर्स्ट स्टेज है, घोड़े के विकास का जो प्रथम चरण है उसको क्या कहते हैं? ईओ हिपस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है विच इज ए नॉट फीचर ऑफ द हेलियोफाइट एमंग द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से कौन सा हेलियोफाइट की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है स्टीम एंड लॉन्ग इंटरनोड्स। ऑप्शन बी दिया गया है कि न्यूमेरस रूटलेट्स या लॉन्ग लेटरल रूट, या फिर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी बिगोरस फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना है इनमें से हेलियोफाइट की विशेषता कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो स्टीम विथ लॉन्ग इंटरनोड्स ये हेलियोफाइट की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, लंबे अंतराल वाला तना। ऑप्शन ए में करेक्ट उत्तर है, स्टीम विथ लॉन्ग इंटरनोड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ आर सेलेक्टेड स्पेसीज, निम्नलिखित में से कौन सा आर चयनित प्रजाति की विशेषता नहीं है। तो इनमें से ध्यान रखना है कौन सी विशेषता नहीं है। तो इनमें से जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि पैटर्नल केयर, पैटर्नल केयर जो है वो इनमें से आर सेलेक्टेड स्पेसीज नहीं है। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि पैतृक देखभाल, इनमें से जो पैतृक देखभाल है वो चयनित प्रजाति की विशेषता नहीं है, बाकी सभी चयनित प्रजाति की विशेषता है। अगला प्रश्न है कि द टर्म ऑफ इकोसिस्टम वाज परपोज्ड बाई, चलिए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द द्वारा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये इस बार जरूर पूछा जाएगा, तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे एजी टेंसले, एजी टेंसले ने इकोसिस्टम को प्रपोज किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट इन द इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर परसेंटेज पूछा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है पारिस्थितिकी तंत्र में वो है 20%, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.40 से लेकर के 1% तक पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 20.95% ऑक्सीजन एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुप्त प्रजातियों की व्यवहार सामग्री का संरक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रीसर्वेशन ऑफ द विजिबल मटेरियल ऑफ द इंडेंजर्ड स्पेसीज कैन बी डॉन बाई, यानी कि लुप्त प्रजातियों की व्यवहार सामग्री का संरक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम हर्बेरियम सीड की बात करेंगे। तो हर्बेरियम आप सबको पता है कि हर्बेरियम में हम पेड़ पौधों की जो लुप्त प्रजातियाँ हैं उनको एक सुखा करके एक हर्बेरियम सीड पर चिपकाया जाता था, लेकिन यहाँ पर प्रजाति की बात हो रही है तो इसमें जीन बैंक एक प्रकार का, जैसे कि हर्बेरियम है उसी प्रकार से वाइल्ड लाइफ में एक जीन बैंक बनाया जाता है जिसमें हम लुप्त प्रजातियों की व्यवहार सामग्री को संरक्षण करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जीन बैंक आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न कि दिस इज द एनिमल सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यह विश्व वन्य जीव कोष का पशु प्रतीक है। इनमें से विश्व वन्य जीव कोष का कौन सा प्रतीक है। पहला दिया गया ग्रैंड पांडा, यानी कि विशाल पांडा, कंगारू, रेड पांडा या फिर टाइगर। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ग्रैंड पांडा, यानी विशाल पांडा को हम विश्व वन्य जीव कोष का पशु प्रतीक मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि द डाइवर्सिटी ऑफ आवर फ्लोरा एंड फ्यूना इज अफेक्टेड बाय द ट्रेटेड पोस्ट बाय, हमारे वनस्पतियों और जीवों की विविधता उत्पन्न खतरे से प्रभावित होती है। पहला ऑप्शन है प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, हमारे पर्यावरण के प्रति बढ़ती असंवेदनशीलता, पानी की कमी या फिर ग्लोबल वार्मिंग। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा कारण है, सबसे अधिक जो सबसे बड़ा कारण है वो है इंक्रीजिंग, यानी कि इंक्रीजिंग इनसेंसिटिविटी टू आवर इन्वायरमेंट, जिसे कहते हैं हमारे पर्यावरण के प्रति बढ़ती असंवेदनशीलता, यह सबसे बड़ा कारण है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज द क्राइसिस विल बी प्रोड्यूस्ड फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट इफ हाफ ऑफ द फॉरेस्ट कवरेज ऑफ द अर्थ इज अनकवर्ड, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि यह संकट सबसे पहले उत्पन्न होगा, सबसे पहले तब उत्पन्न होगा जब पृथ्वी का आधा वन क्षेत्र खुला हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि जंगल का शेष आधा भाग असंतुलन बनाए रखता है, ऊर्जा संकट होगा, जनसंख्या वृद्धि और पारिस्थितिकी संतुलन होगा। तो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही है,
इनमें से ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। फ्यू स्पीसीज विल गो एग्जिटिंग। सबसे बड़ा संकट तब होगा जब यहाँ से कुछ प्रजातियों का क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा, यानी कुछ प्रजातियां क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तब यह संकट सबसे पहले उत्पन्न होगा जब पृथ्वी का आधा वन क्षेत्र खुला हो जाएगा। जैसे मान लिया कि आज पृथ्वी पे आज वन क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वन है। अब उन वन में से मान लिया कि 50% जब वन की कटाई हो जाएगी तो सबसे बड़ा पृथ्वी पर खतरा क्या होगा कि जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं वो लुप्त हो जाएंगी, बहुत ही कम प्रजातियां बचेंगी, जानवरों की, पक्षियों की, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, फ्यू स्पेसीज विल बी गो एग्जिस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घोड़े के बाद एशिया अफ्रीका में दिखाई दिए, तो घोड़ा के बाद में जो घोड़ा दिया था तो वो एशिया अफ्रीका के बाद में कहाँ पर, यूरोप में दिखाई दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़े का प्रवास हुआ है, तो घोड़े का प्रवास जो हुआ था नॉर्थ अमेरिका में हुआ था। ये दोस्तों ये PDF साथ में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा एक जो है एक स्लाइड गलत लग गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि द हेपोलाइट सर्मेटेड हैव 22 क्रोमोसोम्स एंड सेक्स सेल। अगुणित शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र और लिंग कोशिका कितनी हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो उत्तर कीजिएगा। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगुणित शुक्राणु में 22 गुणसूत्र और एक लिंग कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द स्पर्म सेल ज्वाइंट एंड द ओवियम दैट इट्स फॉर्म, ठीक है। यानी कि जब शुक्राणु कोशिका एक अंडाणु से जुड़ता है तो ये किसका निर्माण करता है, तो ये जो निर्माण करता है दोस्तों वो किसका करता है, ये जाइगोट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जाइगोट का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन इन द फीमेल्स इज नोन एज। मादाओं में अंडे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कि शुक्राणु जनन कहा जाता है, या अंड जनन कहा जाता है, या फिर स्पेर्मेटोसाइट कहा जाता है, या शुक्राणु जोजा कहा जाता है। तो आपको इनमें से ध्यान रखना है सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अंड जनन। क्या कहलाएगा, मादाओं में अंडे बनाने की जो प्रक्रिया है उसको अंड जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया दोस्तों, जिसमें है कि सेल हैव द प्राइमरी फंक्शन टू डिवाइडेड बाय द मियोसिस प्रोसेस। कोशिका का प्राथमिक कार्य अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया द्वारा विकसित करना है। यहाँ पर ऑप्शन है प्राथमिक अंडाणु या ओटिड, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ओटिड, ऑप्शन डी दिया गया माध्यमिक अंडाणु। तो इनमें से कौन सा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक अंडाणु, प्राइमरी ओटिड, ठीक है। तो इनमें से यानी कि सही उत्तर हो जाएगा कि प्राथमिक अंडाणु का प्राथमिक कार्य अर्धसूत्री प्रक्रिया द्वारा विभाजित करना है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटेल स्पर्मेटेड इनटू द फंक्शनल एंड मोटेल स्पर्म जोटान इज कॉल्ड एज, ठीक है। यानी कि गैर गतिशील शुक्राणुओं का कार्यात्मक और गतिशील शुक्राणुओं के परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो इनके परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, इनके परिवर्तन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं स्पर्म मोटालिसिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज आल्सो नोन एज द मोरो बाल्टिक क्लेव्स। इनमें से पूछा गया कि मेरो बाल्टिक क्लीवेज के नाम से जाना जाता है किसको। तो ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पर पार्शियल यानी आंशिक, बी दिया गया है दोस्तों जिसे कहते हैं असमान होलोब्लास्टिक, या फिर इक्वल माफ कीजिएगा होलोब्लास्टिक, और डी दिया गया है सतही जिसको कहते हैं सुपरफिशियल, ठीक है। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा,
इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्शियल यानी कि आंशिक। इसे मेरोब्लास्टिक क्लीवेज के नाम से जाना था, तो आंशिक यानी पार्शियल को मेरोब्लास्टिक क्लीवेज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप्स ऑफ क्लीवेज फाउंड इन इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़ों में पाए जाने वाले विदलन का प्रकार इनमें से कौन सा है। तो कीड़ों में जो पाए जाने वाले प्रकार हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको सतही कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, सुपरफिशियल कहते हैं। ठीक है, कीड़ों में पाए जाने वाले विदलन के प्रकार क्या है, सतही। सतही प्रकार का ऐसा प्रकार है जो कीड़ों में पाए जाने वाले विदलन के प्रकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सुपरफिशियल आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि डिस्कोइडल और सतही किस प्रकार के विदलन हैं। तो डिस्कोइडल और सतही जो है ये दोनों मेरोब्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं, ये मेरोब्लास्टिक विदलन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पहला विदलन कुंड युग्मनज को पूरी तरह दो भागों में विभाजित करता है तो विदलन का प्रकार क्या कहलाएगा, मोरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक या भूमध्य रेखीय या फिर रेडियल। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो कहलाएगा होलोब्लास्टिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, होलोब्लास्टिक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है द ओनली ह्यूमन सिस्टम दैट द derived फ्रॉम ऑल द थ्री जर्म लेयर इज, एक मानव प्रणाली में या प्रणाली में जो तीन रोगाणु परतों से उत्पन्न हुई है उसको क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र या श्वसन प्रणाली या उत्सर्जन प्रणाली। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं यानी पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि इंडिविजुअल कलेक्शन ऑफ जीन इज कॉल्ड, किसी व्यक्ति के जीन संग्रह को क्या कहा जाता है। तो किसी भी व्यक्ति के जीन संग्रह को जीनोटाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको हम जीनोटाइप के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है द नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ हेरिडिटी, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने आनुवांशिकता के नियम की खोज की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका आंसर आप लोग कीजिएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रेगर मेंडल हैं, मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज की थी, आनुवंशिकता के नियम की जो खोज की थी वो ग्रेगर मेंडल इनका पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड क्रोमोसोमल थ्योरी इन हेरिटेंस, वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि मेडल के द्वारा या फिर सटन या रिगानाल्ड या फिर बोहेल। तो इनमें से करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका सटन। सटन ने वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाई, यानी कि प्रमुख फिनोटाइप दिखाने वाले पौधे का जीनोटाइप किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, पेडिग्री के द्वारा या फिर टेस्ट क्रॉस के द्वारा, बैक क्रॉस के द्वारा या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा टेस्ट क्रॉस, यानी कि टेस्ट क्रॉस के द्वारा हम प्रमुख फिनोटाइप दिखाने वाले पौधों का जो जीनोटाइप हम देखते हैं वो टेस्ट क्रॉस के द्वारा निर्धारित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग इज कॉल्ड एबीओ इंस्टेड ऑफ एबीसी बिकॉज ओ सिग्निफाई, मानव रक्त समूह को एबीसी के बजाय एबीओ कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ओ क्या दर्शाता है, कोई एंटीजन दर्शाता है या एंटीबॉडी दर्शाता है या अति प्रभुत्व दिखाता है या फिर अन्य एंटीजन को ये इंडिकेट करता है। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा कोई एंटीजन नहीं, वो जो दर्शाता है वो कोई एंटीजन नहीं दर्शाता है। ठीक है, मानव रक्त समूह को एबीसी के बजाय एबीओ कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि इसमें ये दर्शाता है कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एबीओ इंस्टेड द एबीसी बिकॉज ओ सिग्निफाई नो एंटीजन। ओके, कोई एंटीजन नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
सेलेक्ट द करेक्ट मैच, सही मिलान का चयन कीजिए। सही मिलान का चयन करना है आपको, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि सही उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि प्रेकोइस, जैकब और जोकस मोनोट, इन्होंने लैक ऑपरान की खोज की थी। तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, यही सही मिलान है, बाकी सभी गलत है, ध्यान दीजिएगा। चले आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ओपरान एक्सपेक्टेड। इनमें से दिया गया निम्नलिखित को छोड़कर निम्नलिखित में सभी एक ओपरान का हिस्सा है। स्ट्रक्चरल जीन, ए प्रोमोटर, एन इनेचर या एन ऑपरेटर। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा एन इनेचर, यानी कि एक जादूगर को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी एक ओपरान का हिस्सा। जादूगर कहाँ से आ गया इसमें भाई, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही आप देख करके टिक कर देंगे। संरचनात्मक जीन, ए प्रोमोटर, एक ऑपरेटर, ये सभी ऑपरान का हिस्सा, लेकिन एक जादूगर यानी एक इनेचर ये नहीं इसमें है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिलेखन के दौरान इंट्रॉन को हटाने और एक्सान को एक निर्धारित क्रम में जोड़ने को क्या कहा जाता है। तो इसके जोड़ने की प्रक्रिया को हम विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाजन कहते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्टेड बाय द सिंथेसिस ऑफ। न्यूक्लियोप्लाज्म के आरएनए पॉलीमरेज थर्ड को हटाने से इनमें से संश्लेषण पर क्या फर्क पड़ेगा। तो पहला दिया गया mRNA, tRNA, rRNA या फिर mRNA। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा tRNA। रिमूवल ऑफ RNA पॉलीमरेज थर्ड फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्टेड द सिंथेसिस ऑफ tRNA। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one is not a part of transcription unit in DNA। डीएनए में कौन सा प्रतिलेखन इकाई का भाग नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इसमें से कौन सा ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि डीएनए में जो एक प्रकार का प्रेरक है, यानी कि जिसको हम कहते हैं द इंडक्टर। इंडक्टर क्या है, डीएनए में कौन सा प्रतिलेखन इकाई का भाग नहीं है, तो प्रेरक जो है वो डीएनए में प्रतिलेखन इकाई का भाग नहीं है। बाकी प्रोमोटर, संरचनात्मक जीव और टर्मिनेटर ये सभी डीएनए के प्रतिलेखन इकाई में भाग लेने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिक सामग्री के रूप में डीएनए का स्पष्ट प्रमाण अध्ययन में आया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वीरियोड, जीवाणु, बैक्टीरियम या फिर बैक्टीरियल वायरस या फिर फंगस। तो इनमें से इस करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा, सही जवाब इनमें से हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो करेक्ट उत्तर है वो हो जाएगा जीवाणु वायरस। सही जवाब क्या है, जीवाणु वायरस आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बैक्टीरियल वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए इन mRNA इज ट्रांसमिटेड बाय। यूकैरियोट्स में प्रतिलेखन के विषम परमाणु आरएनए HNRNA को द्वारा अंकित किया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर बताना था कि यूकैरियोट्स में प्रतिलेखन के विषम परमाणु आरएनए में mRNA को किसके द्वारा अंकित किया गया है, तो आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा अंकित किया गया। किसके द्वारा, आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, यानी आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा। ठीक है, चलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबिलिटी टू गिव राइज ए न्यू इंडिविजुअल इंटेंसिटी फ्रॉम बॉडी पार्ट इज। शरीर के अंगों से नई व्यक्तिगत इकाई को जन्म देने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो इस क्षमता को हम कहते हैं रीजनरेशन। क्या कहा जाता है इसको, रीजनरेशन कहा जाता है, यानी कि पुनर्जनन की प्रक्रिया कही जाती है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीजनरेशन ऑफ ए लैम्ब और टेल इज एग्जाम्पल ऑफ। किसी अंग या पूंछ का पुनर्जनन किसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण किसका दिया गया है, ये उदाहरण है एपिमोफोसिस का। किसका है, एपिमोफोसिस का ये एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि
एपिमोफोर्सिस के माध्यम से पुनर्जन्म होता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो ये पुनर्जनन होता है वो होता है मौजूदा कोशिका में विभाजन की पुनर्स्थापना, उसके बाद पैटर्निंग जैसा न्यूटन्स जैसे उभयचरों द्वारा होता है। ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैव एबिलिटी टू गिव राइज टू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स ऑफ कैपेबल ऑफ रिमूविंग। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं को जन्म देने और नवीनीकरण करने में सक्षम हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि सर्टोनली कोशिकाएं या स्टेम सेल कोशिकाएं, बिछाना या मधुमक्खी कोशिका। तो इनमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा, इसमें से स्टेम सेल आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, स्टेम सेल। ठीक है, इनमें से स्टेम सेल जो है वो ऐसी कोशिका है जो विशिष्ट प्रकार की कोशिका को जन्म देने और नवीनीकरण करने में सक्षम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि विच सेल कैन बी जनरेटेड फैट्स कार्टिलेज एंड फेबरियस कनेक्टिव टिश्यू। कौन सी कोशिका वसा या उपास्थि और रेशेदार संयोजी ऊतक उत्पन्न कर सकती है, ये क्वेश्चन है। तो इनमें से आपको ध्यान रखना है स्ट्रोमल कोशिकाएं। स्ट्रोमल कोशिकाएं एक प्रकार की ऐसी कोशिकाएं हैं जो उपास्थिति और रेशेदार संयोजी ऊतक उत्पन्न कर सकती है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रोमल सेल्स आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि इफ स्टीम सेल आर प्रेजेंट द आउटसाइड बोन मैरो देन दे आर। यदि स्टीम कोशिकाएं अस्थिमज्जा के बाहर मौजूद हैं तो वे क्या कहलाती हैं, रक्त स्टीम कोशिकाएं कहलाती हैं, हेप्टोसाइट कोशिकाएं हैं, या ऊतक स्टेम कोशिकाएं हैं, या फिर हीमोग्लोबिन कोशिकाएं हैं। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से करेक्ट उत्तर दीजिएगा आप सभी लोग। तो आपको ध्यान रखना ऊतक स्टेम कोशिकाएं, ऊतक टिश्यू स्टीम सेल्स कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऊतक स्टीम कोशिकाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टीम सेल आर प्रीसर्व्ड इन लिक्विड। स्टीम कोशिका को तरल में संरक्षित किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया गुआनिन, नाइट्रोजन या ट्रायोसिन, या फिर दिया गया है कि सिरिजिन। तो आपका सही उत्तर इनमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सिरिजिन। स्टीम कोशिकाओं को तरल में संरक्षित किया जाता है जिसको कहते हैं सिरिजिन। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एम्बिलिकल कोलार्ड स्टीम सेल। जिसको कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्भनाल स्टेम कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्य है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्लासिटी या होमिंग, संलग्नक या उपरोक्त सभी। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं ये गर्भ नाल स्टेम कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्य जो है वह है संग्राहक, होमिंग और प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज फॉर्मेटेड ड्यूरिंग द गस्टुलेशन। यानी कि गस्टुलेशन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अंग बनता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है गिल, बी ऑप्शन दिया गया है जिसमें है कि वेटेनिल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी हार्ट, और डी दिया गया है आर्केन्ट्रॉन। तो इनमें से आपको जो करेक्ट उत्तर का चुनाव करना था वो हो जाएगा आर्केन्ट्रॉन। गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो निम्नलिखित में से कौन सा अंग बनता है, तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो अंग का निर्माण होता है उसको हम करते हैं आर्केन्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मीसोडर्म गिव्स राइज टू ऑल द स्ट्रक्चर एक्सेप्ट। मीसोडर्म को छोड़कर सभी संरचनाओं को जन्म देता है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहाँ पर, जिनमें दिया गया है ऑप्शन ए गैनोडर्स, ऑप्शन सी दिया गया सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वल सिस्टम, या फिर मस्कुलर सिस्टम। तो करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका नर्वस सिस्टम, आपका सही जवाब हो जाएगा।
जिसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। मेसोडर्म को छोड़कर सभी संरचनाओं में जन्म देता है वो तंत्रिका तंत्र देता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव महिलाओं में निषेचित अंडे के बाद गर्भाशय में जो प्रत्यारोपित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? निषेचन का 1 महीना, निषेचन का 2 महीना, निषेचन का 7 महीना या फिर निषेचन के 3 सप्ताह। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निषेचन का 7 दिन। निषेचन का 7 दिन। मानव महिलाओं में निषेचित अंडे निषेचन के 7 दिन के बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाते हैं। यानी कि निषेचन के 7 दिन तक वो कहाँ पर होते हैं? वो गर्भाशय से बाहर होते हैं, ठीक है। और गर्भाशय में प्रत्यारोपित कब होते हैं? निषेचन के 7 दिन बाद। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेन, नर्व सेल एंड स्पोनिकल कॉर्ड और द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रायोनिक, यानी कि मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका और रीढ़ की हड्डी या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भ्रूण से विकसित होते हैं। पहला ऑप्शन है मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म या दोनों, ये और भी दोनों। तो इनमें से करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्टोडर्म आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक्टोडर्म इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एग यानी कि अंडाणु प्रत्यारोपण के बाद होता है प्रसव, मैथुन, निषेचन या फिर गर्भधान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है गर्भधान कहते हैं। अंडाणु प्रत्यारोपित के बाद में गर्भधान होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइडो प्रेगनेंसी एक शारीरिक स्थिति है जो सामान्य गर्भावस्था के बराबर होती है सिवाय इसके कि इनमें से कोई नहीं है, यानी कि इनमें एंडोमेट्रियल परिवर्तन नहीं है, विकसित विकासशील भ्रूण या कार्पस ल्यूटियम या डिब का विकसित होना। तो इनमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकासशील भ्रूण। विकासशील भ्रूण। स्यूडो प्रेगनेंसी एक शारीरिक स्थिति है जो सामान्य गर्भावस्था के बराबर होती है सिवाय इसके कि इसमें विकासशील भ्रूण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द स्टडी ऑफ डिफरेंट एक्सेप्ट ऑफ अगेनिंग इज नोन एज, उम्र बढ़ने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये जो अध्ययन है इसको हम कहते हैं जेरेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहलाते हैं? जोरेंटोलॉजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस थ्योरी स्टेट दैट द एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकुलर वेस्ट प्रोडक्ट लीड्स टू अगेनिंग, यानी कि यह सिद्धांत बताता है कि विशेष अपशिष्ट उत्पाद के संचय से उम्र बढ़ती है। पहला प्रतिरक्षा सिद्धांत, चयापचय सिद्धांत या अपशिष्ट उत्पाद या उपरोक्त में से सभी। तो इनमें से करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा अपशिष्ट उत्पाद सिद्धांत। क्या कहलाएगा? अपशिष्ट उत्पाद सिद्धांत आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द ह्यूमन बॉडी लॉस सेल रेगुलेटरी इन दिस एरिया, मानव शरीर इस क्षेत्र में नियमित रूप से कोशिकाओं को खोलता है। लाल रक्त कोशिकाएं, आंत की अस्तर परत, त्वचा की सतह या ये सभी। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? वो हो जाएगा करेक्ट उत्तर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी। लाल रक्त कोशिकाएं, रक्त की अस्तर परत, त्वचा की सतह, ये सभी मानव शरीर के नियमित रूप की कोशिकाओं को खोलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यह उम्र बढ़ने की विशेषता इनमें से कौन सी है? पहला दिया गया ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि या उपचय में वृद्धि, चयापचय गतिविधि में वृद्धि या फिर चयापचय गतिविधि में नहीं वृद्धि में रुकाव। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा चयापचय गतिविधि में वृद्धि। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है दिस इज नोन एज द क्लॉक ऑफ अगेनिंग, यानी इसे उम्र बढ़ने की घड़ी के रूप में जाना जाता है। इनमें से किसे उम्र बढ़ने की घड़ी के रूप में जाना जाता है? पिट्यूटरी या फिर थाइमस, थायराइड्स या फिर अधिवृक्क। तो इनमें से आपको ध्यान रखना है थाइमस जो है उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉक ऑफ अगेनिंग के नाम से जानते हैं, यानी कि उम्र बढ़ने की घड़ी किसको कहते हैं? थाइमस को कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जो भी हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके चलिए
अगला प्रश्न है कि कई स्तनधारियों यहाँ तक कि मनुष्य में भी उम्र बढ़ने के कारण हो सकता है कुपोषण, वंशानुगत वंशानुगत कारक और पर्यावरण के बीच बातचीत, पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन या फिर ये सभी। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कुपोषण और तनाव, वंशानुगत कारक और पर्यावरण के बीच बातचीत, पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन, ये सभी कई स्तनधारी यहाँ तक कि मनुष्य में भी उम्र बढ़ने के कारण के साथ साथ हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जनन के कारण ऊष्मा वृद्धि का औसत तापमान होता है, प्रभावित होता है या प्रभावित नहीं होता है, बढ़ता है या घट जाता है या तेजी से भिन्न होता है? चलिए उत्तर कीजिएगा। तो पुनर्जनन के कारण ऊष्मा वृद्धि का औसत जो तापमान है वो क्या होता है? वो बढ़ता है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियल रीजनरेटिव रैंकिंग साइकिल, आदर्श पुनर्योजी रैंकिंग चक्र इनमें से है? दक्षता अप्रभावित है, दक्षता बढ़ जाता है, या कार उत्पादन में वृद्धि हुई है, या आपूर्ति की गई गर्मी बढ़ती है? तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा दक्षता। इसमें से क्या हो जाती है? आदर्श पुनर्योजन रैंकिंग चक्र के दौरान दक्षता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ऑर्गन कैन बी रीजनरेटेड इन इचिनोडर्मेटा। इचिनोडर्मेटा में निम्नलिखित अंगों को पुनर्जीवित किया जा सकता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्टिक, या फिर पेडिकेलारिया, या फिर आइस? तो इनमें से सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्म एंड डिक, हथियार और डिक। आर्म, भुजा और डिक्स जो है इनको क्या किया जाता है? उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। सी ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द डैमेज लेग इज नॉट रीजनरेटेड इन, क्षतिग्रस्त पैर पुनर्जीवित नहीं हो सकते। किसके जो क्षतिग्रस्त पैर हैं वो पुनर्जीवित नहीं हो सकते? मेढक का, टेडपोल, या फिर सैलामैंडर, या फिर केकड़ा? तो ध्यान दीजिएगा सही उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा फ्रॉग। मेढक के क्षतिग्रस्त पैर जो है वो पुनर्जीवित नहीं हो सकते हैं, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने 100+ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को सम्मिलित किया था इस मॉडल पेपर में। नेक्स्ट क्लास में हम 100+ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे आपके पेपर नंबर 1 से, जो आप सबके लिए और महत्वपूर्ण होगा। ये पहला मॉडल पेपर था, मॉडल सॉल्व पेपर, जो मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया है। कल की क्लास में हम पेपर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे, जिसमें हम 100+ MCQ टाइप प्रश्न को सम्मिलित करेंगे। जिनका बॉटनी है, जिन्होंने बॉटनी लिया है फाइनल ईयर में, और जिन्होंने केमिस्ट्री लिया है, तो बॉटनी के लिए मैंने यूनिट बाय यूनिट 8 यूनिट के MCQ बना दिए हैं, जो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी रही बात केमिस्ट्री के लिए, जिसमें दोनों पेपर के मैं MCQ कल कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी पॉइंट। ठीक है, आप सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल मिल जाएगा, जहां से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।